हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है, आगे के पार्ट भी अपलोड कर देंगे क्योंकि सिंगल वीडियो में गाइज इट्स इम्पॉसिबल टू अपलोड ऑल द क्वेश्चंस। और जो जेई के नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्लेलिस्ट गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी चैप्टर्स के अपलोड हो चुके हैं, राइट। सो अगर आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है उनसे तो एक बार देखिएगा प्लीज़। सो फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर ये 4 कंपाउंड दे गए हैं, एल्केन है सब के सब, और इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। नाउ गाइस, एक बार याद रखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर पे ध्यान दे दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे ध्यान देता है, ना कि इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर नहीं बोल रहा हूं मैं, इंटरमोलिक्यूलर बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस होती हैं, इनफैक्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का एक एग्जांपल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया इसको, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, राइट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है इनके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जितनी फोर्सेस ये ज़्यादा होती हैं उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। वो क्यों? सपोज आपके 2 मॉलिक्यूल है और इनके बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ फोर्सेस, उतना ज़्यादा जब बॉयल करेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में या इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हीट लगेगी, यानी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनफैक्ट अगर आप, जो मैं इंटर और इंट्रा पे एम्फेसाइज कर रहा था वो इसलिए कर रहा था गाइज, देखिए सपोज ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, अगर अब इंटर के बजाय इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस हैं यहाँ, तो यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई इतना खास इंटरेक्शन नहीं है, वीक फोर्सेस के थ्रू है, लेकिन इंटरनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो रही हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो अब क्या बॉइलिंग पॉइंट पे इस इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस का फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा गाइस, क्योंकि इनके बीच में नहीं है कुछ, तो जब मैं हीट करूंगा तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। समझ में? ये बात आप याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इन पे ऐसे आ चुके हैं, ठीक है। दूसरा होता है गाइस मोलिक्यूलर वेट पे। जितना ज्यादा मोलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका, ठीक है। और तीसरा होता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ना इसमें शेप का मेरा मतलब क्या है, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं वो ज्यादा आपको क्लियर रहेगा, कि जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस आपके कंपाउंड में, राइट, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी उतना वीक बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे सपोज आपकी एक चेन ये होगी और एक चेन आपकी ये हो गई, राइट। नंबर ऑफ कार्बन्स दोनों में सेम है, इसका एक ब्रांच ज़्यादा बढ़ गई तो इसमें क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगेन अगर मैं इसमें भी ऐसे ही कर दूं तो ये भी क्या होगा? इसका इससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को ड्रॉ करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, और देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बैलेंस हो रहा है। अच्छा, एक बात वो याद रखिएगा, इनको ऑर्डर वाइज देखते हैं। मतलब अगर आपको पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेक करनी है, अगर यहां से आपका कंपैरिजन हो गया तो आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये पहले देखना है, अगर ये दोनों में सेम है तब यहां पे जाइएगा। सपोज किसी मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसे सपोज दोनों में सेम है तब मॉलिक्यूलर वेट पे जाइएगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है, आई मीन सेम है, तब इस पे आइएगा, है ना। नाउ इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं गाइज। नाउ इनका ABCD ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ड्रॉ कर दिए। अब आप गौर से देखिए गाइज, सबसे पहले मैंने कहा आपको IMF फोर्सेज आपको चेक करनी है। अब इन सब के बीच में अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स देखेंगे, यानी जैसे ये प्रोपेन है, ये जैसे ब्यूटेन है। अब देखिए मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करे गाइज, ठीक है। अब सपोज एक दूसरा ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगी। सिमिलरली इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कोई स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल कुछ बन नहीं रहा है ना। तो फिलहाल ये मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहा था। अब मैं देखता हूँ मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब देखिए इसमें 4 कार्बन है, ऐसे देखिएगा आप। वैसे भी आपको पूरा मॉलिक्यूलर वेट काउंट करना है कि मतलब कार्बन इंटू 12 इंटू
प्लस जितने हाइड्रोजन है उनका टोटल वैसे भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ कार्बन कार्बन है तो अब ये थोड़ा डायरेक्ट मेथड हो जाता है ना कि नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हैं, ठीक है। सो क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा वेट रखता है। आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे, ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसमें 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन। सो इसका मतलब ये तो डिसाइडेड हो गया, क्योंकि ये वाला अभी मेरा नहीं सोल्व कर रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग जो ए है इसका सबसे कम आपका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे कम वाला बॉइलिंग पॉइंट रख दिया यहाँ पे ए। तो अगर ऑप्शन में आप पहले कोशिश करें देखने की क्या कुछ रिजोल्व हो रहा है, बस ये ऑप्शन कट गया आपका, ये अभी सेम है, ठीक है। अब देखिए, अब इन बी सी डी में देखना है, अब सब में जो नंबर ऑफ कार्बन हैं सेम है ना। तो अब क्या करना, आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस देखनी है। नंबर ऑफ ब्रांचेस में 1 है, इसमें 0 है और इसमें 2 ब्रांच है ना। ये अगर आप इस तरह रखोगे, इस तरह हो गया ना, एक ये और एक ये, यानी जितना ब्रांच ज्यादा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। यानी अब क्या होगा, डी, उसके बाद आ जाएगा आपका बी, देन उस सबसे ज्यादा किसका हो गया, ये सी, सी बी डी ए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 4। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। ये जो मैंने आपको समझाया गाइज, ये 3-4 टाइम्स इनफैक्ट इकलौता जेई में ही रिपीट हो चुका है इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। और जो आपको इंट्रामोलिकुलर वाला बताया था वो जरूर याद रखिएगा, वो अच्छे क्वेश्चंस में जरूर यूज होता है, राइट गाइज। सो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द हेलोजेंस F2, Cl2, Br2 एंड I2 इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एल्केन्स। ये विद एल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि किससे साथ आप रिएक्टिविटी देख रहे हैं जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आपको रिएक्शन देख रहे हैं कि कोई एल्केन है, उसको मैं सपोज किसी हेलोजन के साथ X2 लिख देता हूं, भी हेलोजन को साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हीट भी देते हैं सपोज H न्यू, तो क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है, राइट। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। और सिंपल ये क्या फॉलो करता है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। इनफैक्ट जो आपके एल्केन्स हैं उनमें मैक्सिमम रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी एल्केन्स की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब भी आपको एच न्यू या सनलाइट दी जाए तो ये मान के चले ये इक्विवेलेंट होता है वेरी वेरी हाई टेम्परेचर के, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो एल्केन्स का जब हेलोजिनेशन होगा X2 के साथ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, समझ में आपको। तो इसका मतलब क्या है, सपोज ये CC बॉन्ड है एल्केन का, तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये बॉन्ड ब्रेक करा और ये फ्री रेडिकल्स बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो XX बॉन्ड है इनमें भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये भी X डॉट एंड X डॉट बना देते हैं। तो हेलोजिनेशन क्या होगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाता है। ऑब्वियसली साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मैं उन्हें भी काउंट नहीं कर रहा हूं। तो CX आपका इस तरह से बन गया, तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केन बन गया ना गाइस। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो ये क्या है, अब रिएक्टिविटी कैसे देखोगे आप इसकी X2 की। सपोज ये बॉन्ड है XX, ये कितनी जल्दी टूट के फ्री रेडिकल बना देगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिएक्टिविटी डिसाइड होगी। अब अगर आप देखें कि F2, Cl2, Br2 एंड I2, इन सब में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है फ्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये आधे आधे क्लाउड को बहुत अच्छी तरीके से अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों F हैं, सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी बोथ साइड, तो समझे इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अच्छी तरह से खींचे। ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन F से थोड़ा कम, सिमिलरली इनमें इसमें। तो जब इनको आप हीट देंगे तो ये आराम से ब्रेक होके एक एक इलेक्ट्रॉन के इक्वलेंट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ ब्रेक कर लेते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा है सिमिलरली इससे। तो इसका मतलब जब आप रिएक्शन करते हो, फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत तेज होती है, और इसी वजह से जो आपका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, F2, Cl2, Br2 एंड I2। नाउ एक बार ये देखिए, जो इसकी ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है गाइज, कि जो आप नॉर्मल मेथड से आप हेलोजिनेशन होता है जो एल्केन का, यानी फ्लोरो एल्केन आप नॉर्मली नहीं बनाते। आपने देखा होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आप सिर्फ ब्रोमाइन के और Cl2 के यूज करते हैं, F2 और I2 के नहीं ही यूज करते। F2 अगर आप बनाना है आप स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं,
और I2 के लिए आप फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करते हैं। ये दो रिएक्शंस मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसलिए समझा रहा हूँ। देखिए ये इतनी रिएक्टिविटी इसकी इतनी तेज है कि अगर आप एल्केन को इस नॉर्मल मेथड के थ्रू इसका फ्लोरिनेशन करोगे तो आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिलहाल ऑर्डर आपका क्या हो गया, ऑप्शन 1। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl इज। नाउ गाइस ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, राइट। और ये मान के चलिए कि या फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स जो कुछ ही फ्यू रिएक्शंस है बहुत, ठीक है, उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है, इस पर ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए RX, सपोज आपका कोई एल्काइल हैलाइड है, X कुछ भी आप हेलोजन ले सकते हैं एक्सेप्ट F2, फ्लोरीन नहीं ले सकते। इसके अलावा आप क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकता है इस X के लिए, ठीक है। सो जब RX आपका रिएक्शन करता है जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ, नाउ गाइस बहुत बार आपको दिखेगा क्वेश्चंस में ऐसे बोल दिया जाएगा रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl, लेकिन नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिएक्शन होती है यहाँ पे H2 भी होता है, ठीक है। H2 भी होगा, एक तरह से हाइड्रोजनेशन हो रहा है, और जिंक और डाइल्यूट HCl आपका यूज होता है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा H2, इनफैक्ट बहुत टाइम्स आपको ये मेंशन नहीं होगा, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखें कि ये एक ही टाइप की रिएक्शन है इस तरह की, जिंक और डाइल्यूट HCl को जो यूज करती है ना, और जब हेलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या करता है, RX है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका RH में, और साइड में HCl बन जाता है HX। अगर X के बजाय Cl होगा तो HCl हो जाएगा, है ना। ना जो ये रिएक्शन है इसमें ये इनफैक्ट आप ये याद रखिएगा गाइज कि ये रिडक्शन की रिएक्शन है ना। बहुत बार लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड्स है इनको एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये किस टाइप का रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये रिडक्शन है, ये याद रखिएगा आप, है ना। सो अब इसका बताना है कि अगर X के बजाय आपका Cl2 है, Br2 है या I2 है तो इसमें क्या ऑर्डर होगा। अब आप गाइज इस बात को एक नॉर्मल उस पर देखिएगा, इस पे मैकेनिज्म पे नहीं जाना है। जो ये रिएक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ये X है ये कितनी इजीली ब्रेक हो जाएगा, समझ में आपको, कितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। आप ये मान के चलें कि RX है, ये सपोज ये वाला ये पूरा लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप कितनी जल्दी R को छोड़ देगा उतने ही जल्दी जो रिडक्शन है वो फास्ट देगा, समझ आपको, वही ऑर्डर होगा। नाउ अब लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जिस हेलोजन का साइज जितना बड़ा उतनी जल्दी वो ब्रेक हो जाएगा, और जितना छोटा वो थोड़ा कम लेगा। अब इन तीनों में आप साइज देखेंगे तो I2 का साइज सबसे बड़ा, आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, समझ रहे हैं। उस फ्लोरीन तो उससे भी छोटा होगा लेकिन फ्लोरीन इसमें होगा नहीं, तो यानी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, RI, देन RBr, देन RCl, समझ में आएगा इस आपको। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। बस इसमें गाइज इसी चीज को याद रखिएगा, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप इसको मतलब रट लें। रटने का मतलब क्योंकि ये इसमें सिंपल यही रिएक्शन है गाइज, आपको ये दिया जाएगा और आपको ये बनाना है, ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है ना, बस आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें बस, ठीक है। सो आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज। नाउ गाइज एल्केन को जब आप या किसी भी कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है और जिसमें ब्रांचेस सबसे ज्यादा हों वो भी देखना है ना। तो अगर आप इस बात को गौर से देखें तो आपको ये वाला जो ब्रांच है यहां से काउंट करूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन्स हैं और टोटल ब्रांचेस कितनी होगी 1 2 3। अगर आप इसको सीधी 8 कर देते तो इसमें सिर्फ 2 ब्रांचेस हो जाती आइसो वाली, है ना। और अगर मैं यहां से काउंट करता तो यहाँ 3rd नंबर पे ब्रांच आ रहा था, इनफैक्ट यहाँ पे 2nd नंबर पे ब्रांच आ रहा था, ठीक है। तो इस बात का आप देखना है आपको। तो अब इसको नोमेनक्लेचर कर दें आप, कुछ नहीं है, सिंपल ऑक्टेन है, पहले तो 8 है तो ऑक्टेन हो गया, सब में ऑक्टेन है, ठीक है। अब यानी 2 मिथाइल और तीसरे और छठे पे है इथाइल, ये हो गया ब्रांचेस, बाकी का आपका ऑक्टेन है।
बस अब आपको इसको अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगा, ये M है, ये E है, तो 3,6 इनफैक्ट डाई इथाइल होगा, 3,6 डाई इथाइल 2 मिथाइल हो जाएगा ना। ये वाला डाई वाला यूज नहीं होगा, सिर्फ ई वाला यूज होता है ना अल्फाबेट में। तो 3,6 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी होते हैं गाइस, बस थोड़ा सा आपको ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको याद हो पाएंगे। वैसे आपको याद मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मिस हो जाता है हमारे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटीन gives a mixture of products A, B and C. The mixture consists of, ना ये बताना है कि ये 3 प्रोडक्ट बना रहा है। जब ब्यूटीन को मैं ऐसे बना देता हूँ डायरेक्ट, 1 ब्यूटीन को, ठीक है, आपने HBr से कनेक्ट किया, रिएक्शन कराई, और अब ये कह रहा है कि 3 प्रोडक्ट बने मेरे कंप्लीट रिएक्शन में। अब उसमें मुझे बताना है कि मेजर कौन कौन से हैं एंड माइनर कौन कौन से। नो अगेन गाइज, सेम रिएक्शन कराई तो वी नो कि ये प्रोटोन है जो इसका HBr का, वो अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, है ना। ये तो बहुत बेसिक रिएक्शन है GOC पे। तो सपोज कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहे हैं 2 टाइप के, एक तो मेजर एंड माइनर, राइट। तो सपोज C 4 है, एक इधर 4 C हो गए। अब अटैक करा डबल बॉन्ड को, या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ कार्बोकैटायन बन जाए, यहाँ मैंने बना दिया, या यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन, हाइपरकंजुगेशन, ठीक है। तो ये अभी मुझे पता लग गया कि जो ये वाला है मेरा, ये मेजर है, राइट, और ये वाला माइनर है। अब क्या होगा, अब आगे देखना। अब सिंपल इसके ऊपर यहां मैं इस तरह से साइड में ले जाता हूं इसको। अब Br नेगेटिव अटैक करेगा तो इसने क्या किया, ये वाला C और यहाँ Br जोड़ दिया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, सिंपल Br यहाँ जुड़ गया। शिफ्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि शिफ्ट करके ऑलरेडी ये बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें एल्कीन भी बना सकते थे कि आपने H लॉस करके यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, लेकिन ये भी ध्यान रखिए साथ साथ कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो डबल बॉन्ड वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया, तो यानी ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, Br इधर है, बस इसमें इधर बना दिया। तो इसका मतलब ये वाला तो जो प्रोडक्ट है C इज माइनर, ठीक है गाइस, C माइनर है, यानी C इसमें भी माइनर है, इसमें भी माइनर है, एंड C हैज, इसमें माइनर नहीं है, ये काट दो, और इसमें भी मेजर दिखा रखा है, इसमें भी, ये भी ऑप्शन काट दो, ठीक है गाइस। अब मुझे ये 2 देखते हैं, इनफैक्ट ये देख लीजिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ गाइज क्योंकि आपको ये आदत होनी चाहिए इस तरह से काटने की, क्योंकि बहुत बार आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। अब क्या है, इसको आप देखना है आपको। अब इसमें, अब आप इसमें देखिए, ये इस तरह का कंपाउंड है कि C यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, मैं एक H इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन होगा। अब देखिए ये जो प्लेन है ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये तो हो गया ना गाइस, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, HCC। ये बेसिकली C क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, समझ में। ये प्लेन है, एक तरह से आपकी प्लेट है ये, या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन मान लीजिए, प्लस चार्ज है। अब क्या होगा, जब इस पे Br नेगेटिव अटैक करेगा, इट कैन आइदर अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन, आपकी लैपटॉप की या जो कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन उसके पीछे से, या आपके सामने से अटैक कर सकता है, ऊपर से। ये बहुत सिंपल है, रेसिमाइजेशन होता है, समझ आपको। रेसिमिक मिक्सचर जब बनता है तो इसका मतलब इसमें 2 बनेंगे। सपोज अगर नीचे से इसने अटैक किया तो यहाँ पे नीचे Br लग गया, और ऊपर आपका शिफ्ट हो जाएगा H, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना है एंड में कार्बोकैटायन, ये C। और अगर इसने ऊपर से अटैक किया Br ने, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे ये Br और नीचे H चला जाएगा H, समझ में आया। सिंपल क्यों, क्योंकि रेसिमाइजेशन का गाइस बहुत सिंपल बेसिक है ना फंडा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये नीचे से अटैक या ऊपर से अटैक कर सकता है ना। तो इसका मतलब अब अगर आप गौर से देखें तो ये हो गया B और ये वाला हो गया A, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों मेजर हैं और दोनों रेसिमाइजेशन हो रहे हैं, यानी 50% बन रहे होंगे, तो ये दोनों ही मेजर प्रोडक्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A एंड B आर मेजर बट
जो सी है वो माइनर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप गाइज आपको ये पूरा जो है फंडा समझ में आया होगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नो गाइज, जीआई शो करने के लिए बहुत ही बेसिक 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ये डबल बॉन्ड है, राइट, ये जो 2 कार्बन है इनके लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में ये देख रहे हैं ना, अगर मैं लेफ्ट साइड में, यानी अब ये देखिए कि जो ये डबल बॉन्ड है, सपोज इसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में ये और ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये और ये सेम हो सकती हैं, डबल बॉन्ड के एक साइड 2 वैलेंसीज जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, अपोजिट डबल बॉन्ड के हो सकती है। सिमिलरली ये और ये सेम नहीं होनी चाहिए। राइट, समझ में? अब ये ऐसे हो सकता है, ये भी एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये सीएल होगा, ये सीएल हो गया, लेकिन ये एफ और ये सीएल और ये सीएल नहीं हो सकता। पहली तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी है कि जो डबल बॉन्ड है, ये आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, दैट शुड बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं? प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है कि जो ये डबल बॉन्ड है, या इनफैक्ट जो 2 कार्बन के अराउंड देख रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये 3, पहली क्या थी? डिफरेंट वैलेंसीज। नाउ अब इसमें देखिएगा तीनों प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनफैक्ट एल्कीन है, तो एक ही प्लेन में होगा। ये हमें डायरेक्ट देख के बता देंगे, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होता तो रोटेट होता है बस। एफ और सीएल डिफरेंट है, एच और डी डिफरेंट है, तो इसका मतलब दिस विल शो जीआई। हमें जो जीआई शो नहीं करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली इसमें भी एफ और सीएल डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये भी जीआई शो करेगा। सिमिलरली इसमें अगर देखें, ये है C5 C2H5, ये CH3 है, डिफरेंट। C2H5 CH3 ये डिफरेंट है, अपोजिट या साइड में ऐसे हो सकते हैं सेम, फिलहाल ये डिफरेंट है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर, ये भी जीआई शो करेगा। और उसमें देखें आप, ये CH3 और ये CH3 ये सेम हो गया, हालांकि ये डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये दोनों के तरफ ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ये CH3 हो गया, इसका मतलब इट विल नॉट शो जीआई, नॉट जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन आपका जो आंसर है वो इज 4। राइट गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपीन। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ट्रिकी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से रिलेटेड है, तो इसको आप बहुत गौर से देखिएगा। ये कह रहे हैं कि ये मेरा प्रोपीन है, H नहीं बना रहा हूँ मैं गाइज, इसको आपको HX से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और SX क्या है, ClBr या I कुछ भी हो सकता है ना। इसका जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का, वो बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब क्या होगा, ये प्रोटोन है, डोनर, डबल बॉन्ड प्रोटोन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सपोज ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मेजर कार्बोकैटायन जो बना, इसके बाद X नेगेटिव ने अटैक किया और C यहाँ पे X बना दिया, ये मैकेनिज्म होती है ना। रेट आपका जो है या ऑर्डर है रिएक्शन का, वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका RDS क्या है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका रिएक्शन का कौन सा है, वो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टिविटी। तो RDS कौन सा होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है आपका, स्लोएस्ट स्टेप। ये 2 स्टेप है ना, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, तो इनमें से जो स्लोएस्ट होगा स्टेप, वो आपका रेट डिटरमाइन करेगा। अब आप गौर से देखिए एक चीज, पहला जो स्टेप है इसमें वो स्लोएस्ट होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ये याद भी रख सकते हैं गाइस, थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात है, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन RDS होता है और ये डिसाइड करेगा कि आपका जो रेट है, ऑर्डर है वो रिएक्शन का, वो क्या है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो इसका जो एनर्जी डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे ये और इस तरह से कुछ, यानी जो ये हाई एनर्जी है, ये जो टिप है, अगर आप कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे हैं, ये टिप क्या होगी, वो ज्यादा होगी इससे, समझ में। तो यानी एक बार आपका कार्बोकैटायन बन जाए तो वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। नाउ अब इसमें 2 चीज आप देख सकते हो,
या तो अब क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो क्या एक्स नेगेटिव जो ये अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक कितना है आपका एक्स, यानी नॉर्मली आपकी टेंडेंसी क्या होगी कि सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव में सी आर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये जल्दी अटैक कर देगा छोटा साइज होने की वजह से, तो इसकी रिएक्शन ज़्यादा तेज होनी चाहिए, सी एल नेगेटिव बहुत जल्दी अटैक कर देगा। लेकिन ये जो सी एल नेगेटिव का अटैक है वो सेकंड स्टेप में हो रहा है, इसका मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है या कितनी जल्दी अटैक कर देगा वो यहाँ पे यूज में नहीं आ रहा है, समझ में आया? लेकिन अब इसमें यूज क्या आ रहा है कि जो ये एक्स एच एक्स बॉन्ड है वो कितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तभी तो प्रोटॉन से अटैक करेगा ना। ये बॉन्ड कितनी आसानी से ब्रेक होगा ये अभी हम कैसे डिसाइड करते हैं, साइज से, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। नाउ एच आई का साइज बहुत बड़ा है, देन बी आर से छोटा है थोड़ा, और देन सी एल उसका थोड़ा और छोटा है, तो यानी साइज डिफरेंस की वजह से ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी इनफैक्ट इसमें आई की ज़्यादा है, देन बी आर देन सी एल। दैट मीन्स जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में ये जो कितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा, ना कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा इसमें, अब ये एच आई देन आपका बी आर वाला और देन सी एल वाला, समझ में आ गाइज आपको, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइज, राइट। तो ये चीज जरूरी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ये 3 कार्बन आयन दे दिए आपको, अब स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है या क्वांटिटी है या स्ट्रेंथ है, आम भाषा में बोल रहा हूं ताकि हम समझ सकें, जो जितना इसका स्ट्रेंथ है नेगेटिव चार्ज का वो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपका स्टेबल होगा कार्बन आयन, समझ रहे। अब ये कैसे देखेंगे, अब देखिए ये CH2 है कार्बन आयन, यहाँ पे C पे नेगेटिव है, यहाँ पे C पे नेगेटिव है। अब इनके बराबर में जो है उनको चेक करिए, इधर है आपका ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड और एक यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, इधर आपका है ट्रिपल बॉन्ड sp और यहाँ पे है H जुड़ा हुआ, यहाँ पे सिंपल एल्केन जुड़ा हुआ है यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये वाला कार। अब देखिए इसमें वी नो कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड जो बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा होता है देन sp2 और देन sp3 के, यानी इनफैक्ट sp3 तो पुश करता है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो करता है, sp2 बहुत ही कम शो करता है। अगर आप कंपेयर करेंगे sp क्या है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखता है। इनफैक्ट अगर मैं HC ट्रिपल बॉन्ड HC इस टाइप के कंपाउंड देखते हैं तो ये H ही क्या है, एसिडिक H होता है, ठीक है, इतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है इसका। सो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्योंकि CH3 है ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा। इधर sp आयोडाइज्ड कार्बन ये अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, यानी स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज कर रहा है। इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी खींच रहा होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। यानी ये तो समझ में आ गया मुझे, तीनों में C सबसे कम स्टेबल है। तो यानी अगर ऑप्शन में देखें ये ऑप्शन काट दें, अब A और B में जैसे डिसाइड हो जाएगा वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब A और B में देखिए, इधर तो H है, इधर CH3 था, और इस CH3 की वजह से कुछ प्लस आई इफेक्ट भी शो हो रहा होगा, इधर H है तो कोई भी ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है, यानी प्लस आई इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन पुश इससे कर रहा होगा, इधर इधर एक खींच रहा था, इधर पुश कर रहा था, इधर सिर्फ खींच ही रहा है। तो इसका मतलब B का जो B ज्यादा इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है देन इस A के, समझना। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सपोज ये जो दोनों कार्बन्स हैं, आपको मैं हटा देता हूँ, इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये जो कार्बन्स है सपोज 50, ये 100 है टोटल, ये 50 का अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, यानी ओवरऑल इस पे जो नेगेटिव चार्ज है क्या बचा 50, इधर ये 100 था, इधर भी इस C ने 50 का चार्ज डिक्रीज कर दिया, यानी ओवरऑल इस पे 50 बचा अभी। लेकिन इधर जो CH3 है ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगेन प्लस आई से पुश कर रहा है, सपोज 20 का चार्ज पुश कर दिया इधर, यानी 50 + 20 70 का मैग्नीट्यूड हो गया बढ़ के, तो इस वजह से ये मैंने ऑर्डर ये बनाया। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Arrange the following alkyl halides in decreasing order of the rate of beta elimination reaction with alcoholic KOH. अब इसमें गाइज एक दो चीजें हैं काम की। पहली बात तो एल्कोहलिक KOH है, इसीलिए ये बीटा एलिमिनेशन दे रहा है। अगर इन केस एल्केलाइन KOH होता, इस पे हालांकि मैंने वीडियो बनाई हुई है, सर्च कीजिएगा एल्कोहलिक एल्कलाइन KOH आवेश केमिस्ट्री से, वीडियो दिख जाएगी। तो एल्कलाइन KOH होता तो यहाँ पे बेसिकली SN2 रिएक्शन देता। समझ में आपको? यानी जो इधर एल्कीन बनेंगे, राइट, अभी दिखाऊंगा, देखिए ऐसे, ये बी सपोज Br है और ये H है, तो बीटा एलिमिनेशन क्या होगा, OH नेगेटिव इसको खींचेगा, ये डब जो दो इलेक्ट्रॉन इधर पुश होंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो एल्कीन बन जाता है। लेकिन एल्कोहलिक KOH के बजाय एल्केलाइन KOH हो जाए, तब इस केस में क्या होगा, देखिए OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा पीछे से और ये निकल जाएगा। ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है SN2, लेकिन इधर आपका क्या हो जाएगा, OH एल्कोहल बन जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा आप। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आ जाएं। ये बीटा एलिमिनेशन समझ में आ गया आपको, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब आप इस पे देखिए गाइज E2 जो बीटा एलिमिनेशन है और SN2 रिएक्शन है, वो दोनों सेम रिएक्शंस दिखती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज आ जाती है कि जो, अच्छा पहले आपको मैं डायरेक्ट ऑर्डर बता देता हूँ कि RCH2X, R2CHX और R3CX सपोज आपके हेलाइड्स हैं। ये प्राइमरी हेलाइड हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, राइट, समझ में आ रहा होगा ना, ये आपको, ये टर्शरी हो गया। नाउ इनका अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है फॉर बीटा एज वेल एज SN2 रिएक्शन, तो क्या होगा, दोनों सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो लेकिन दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि जो SN2 रिएक्शन है, ये गाइस पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, यानी टर्शरी कार्बोकेटायन, सॉरी टर्शरी हेलाइड सबसे वीक रिएक्शन देगा और जो प्राइमरी हेलाइड है सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। रीजन क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। लेकिन यहीं पे ये एकदम उल्टा हो जाता है इन द केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में जो R3 है यानी टर्शरी जो प्रोडक्ट हेलाइड्स हैं वो फास्ट रिएक्शन देंगे देन इसके। ये बीटा एलिमिनेशन में ये उल्ट, देखिए इसका तो मैंने आपको रीजन बता दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो ज़्यादा भारी पीछे से रिएक्शन करेगा, बल्कि देखिए ये इस तरह से होता है XRRR, OH नेगेटिव ने पीछे से अटैक करा था, लेकिन बल्कि ने ऐसे तो रिएक्शन नहीं कर पाता, तो जितना खुला रिएक्शन होगा वो उतनी आसानी से इस पर रिएक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में बीटा एलिमिनेशन केस में ये वाला नहीं होता रूल फॉलो होता है कि जो आपका प्रोडक्ट इसमें बना, प्रोडक्ट जो बना उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। यानी जितना स्टेबल प्रोडक्ट या स्टेबल एल्कीन बनेगा उतनी फास्ट रिएक्शन देगी। और कितना स्टेबल प्रोडक्ट ये बना, ये कैसे चेक करोगे आप, ये चेक करते हो आपको सेटजेफ रूल से। इसको कुछ लोग सेटजेफ रूल बोलते हैं या कुछ जेटसेफ रूल बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और नाम में क्या रखा है फिलहाल इसमें आप काम में समझिए। इस सेटजेफ रूल में क्या है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा या मोर ब्रांच वाला एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल है, राइट, देन लेस ब्रांच वाले एल्कीन से। ये भी आपको पॉइंट इसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो सपोज अब मैं ये मान के चलता हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन देके एल्कीन कैसे बनाएंगे। अब देखिए सपोज इसने जब OH ने अटैक करा, ये H निकाला, ये बॉन्ड रीअरेंज हुआ और ये बन गया, तो इसमें एल्कीन क्या बना, ये CH3 और डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक इसका एक H निकाल लेगा, ये निकला, ये बॉन्ड रीअरेंज हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये कैसे बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली इसमें कैसे होगा, ये जो बराबर वाला हाइड्रोजन है, बीटा एलिमिनेशन गाइस इसलिए बोलते हैं कि जिस पे हाइड्रोजन जुड़ा है उसको अल्फा और उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा बोल देते हैं। जैसे इधर ये अल्फा पोजीशन है, Br इससे जुड़ा है, ये बीटा और ये गामा, तो बीटा से जुड़ेगा ना, बीटा से H एलिमिनेट होगा, यह जुड़ा और ये, तो इधर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3, ये CH हो जाएगा, ठीक है। ये तीन बन गए गाइस। अब अगर आप ब्रांचेस देखें, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है और जो ये डबल बॉन्ड है, ब्रांचेस देखिए, इसमें दो ब्रांचेस जुड़ी है,
मोर दो सब्स्टिट्यूट, दो मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, इधर नहीं है फिलहाल, लेकिन इधर तो है, इसमें तो 0 है, इधर एक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब ये वाला जो ए है ये ज़्यादा फास्ट सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन वाली रिएक्शन दे रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो यानी जो रिएक्शन होगी आपकी ऑर्डर कैसे होगा, मोर सब्स्टिट्यूट यानी एकदम ए, फिर उसके बाद सी वाला, उसके बाद बी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका बीटा एलिमिनेशन का। समझ में आ गाइज आपको? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इज 4। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ मीथेन इज इनकम्प्लीट कंबशन? ना गाइज ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि आप किस हिसाब से सोच रहे हो वो वाला है सबका सब पॉइंट पे। ना अब ये क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको बस ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मीथेन का जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो इसका मतलब क्या है। देखिए ये सी है, इसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं, ये बेसिक चीज समझा रहा हूँ बस आपको बहुत। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो ये जो एक H है ये रिप्लेस होके यहाँ पे OH से रिप्लेस हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया ना। ये 3 जो 4 H हैं इनको आप ये बोल सकते हैं कि दीज आर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स। अगेन जब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं सब में, एक H फिर से आपका OH में रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। एक कार्बन पे ये याद रखिए 2 OH या एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये H2O निकल जाता है यहां से, ठीक है। तो H2 निकल गया और यहाँ पे HCH H2O निकल गया, एक O है तो डबल बॉन्ड O। तो आपने देखा यहाँ जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है वो बन गया। डिपेंडिंग अपॉन दीज वैलेंसीज एल्डिहाइड या कीटोन आप डिसाइड कर सकते हो। अगेन जब आप इसको फिर से O करते हो, अब इसी से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसमें, तो एक H फिर से OH में कन्वर्ट हो गया, यानी HC डबल बॉन्ड O, ये HOH में। तो अगर आप देखेंगे इधर अब ये क्या बन गया, एसिड बन गया। अगेन फर्दर इस H जो लास्ट H को फिर से ऑक्सीडेशन करते हो तो ये फिर से OH में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगेन ये OH अनस्टेबल हो जाएंगे एक कार्बन पे, तो वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। और डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है, CO2 गैस। तो अगर आप गौर से देखें, जब एल्केन का एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन होगा, हाई ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे टेम्परेचर पे, तब ये CO2 में कन्वर्ट होगा। जब आप HCOH में भी कन्वर्ट करते हैं तो वो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में माना जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें जो ये एल्कोहल है, कीटोन है, या HCOH में भी, इनफैक्ट ये वाला ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक हद तक ये तो क्या कह सकता हूँ मैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो गया कि आप कंट्रोल कर रहे हो ऑक्सीडेशन को। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एकदम एंड तक ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये CO2 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आपको? तो ये क्या है, ये हो गया कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट कंबशन बताना है, तो ये इनमें से क्या कोई इनकम्प्लीट कंबशन है, नहीं कहेंगे, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कह सकता हूं। यस, कंबशन में मुझे पता है CH4 CO2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन इससे जब मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं ये इनमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं। पहले इसमें होगा, देन इसमें होगा, देन इसमें होगा, देन इसमें होगा। मैं ये नहीं कहूंगा इनकम्प्लीट है, मैं ये प्रॉपर वर्ड यूज करूंगा कि कंट्रोल्ड है। समझ में? तो इसमें इनकम्प्लीट वाला गाइज ये है कि जो ये वाला तीसरा ऑप्शन है ना गाइज, कि CH4 जब ऑक्सीडेशन करा जो कोक निकल गया और वाटर, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। आप इसको देखिए, CH4 को जब हम CO2 के बजाय CO में करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं ना, इसी तरह से CO के बजाय ये C में हो गया कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कंबशन। बाकी के सब में इसमें CO2 निकल रही है, इसमें CHO निकल रहा है और इसमें एल्कोहल निकल रहा है, इसी तरह। तो ये सब के सब कंप्लीट कंबशन है या कंट्रोल्ड कंबशन बोल दूंगा मैं। ये इनकम्प्लीट कंबशन हो गया। CO2 भी निकलती, अगर CO निकलती तब भी इनकम्प्लीट कंबशन है, या इसमें तो C निकल गया, यानी O और कम हो गया ऑक्सीजन एटम, है ना। आई होप गाइज आपको इसमें समझ में आएगा। सो इसमें जो 3 ऑप्शन और जो ये मैंने आपको ये पूरा समझाया है, ये जरूर याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ मीथेन आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम इज आर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वही सेम गाइज अभी आपको बताया था, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बताना है। तो CO2 क्या इसमें कंट्रोल्ड है? नहीं है। इसमें देखिए CO2 तो कंट्रोल्ड नहीं था ना, सिर्फ
ये वाला, ये और ये कंट्रोल्ड बोल सकते थे एक हद तक। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी मैं कंट्रोल्ड बोल सकता हूँ, लेकिन ये एक्सट्रीम का जो कंबशन वाली कंडीशन में ही माना जा सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आपके ऑप्शन अगेन। ठीक है, तो CO2 तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट कंबशन, कंट्रोल्ड नहीं है। C तो इनकम्प्लीट ही था। तो HCHO और CH2OH ये क्या है, दोनों कंट्रोल्ड कंबशन या ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपके 3 और 4 है। ये जो आपका इसका एक्सप्लेनेशन है वो अभी मैंने आपको पहले दे ही चुका हूं। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा। सो आगे के क्वेश्चन गाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, राइट। सो आई होप इसमें समझ में आएगा आपको। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताएं गाइज, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।